नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया न्यूज़। और आज के हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, जब वो बीमारी किसी को हो जाती है तो सबसे पहले वो किसी को बताता नहीं है, वो छुपा लेता है। और उसको ना बताने और छुपाने के कारण वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब वो बीमारी जितनी बढ़ती जाती है उसे उतनी तकलीफ होती जाती है। ना वो बैठ पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पाता है। यहाँ तक उसे ब्लडिंग भी होने लगती है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है पाइल्स। पाइल्स या बवासीर या हेमोराइड्स बोला जाता है। तो आज इसी बीमारी की चर्चा के विषय में मध्य प्रदेश के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभिषेक जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी विगत 35 वर्ष से भोपाल में चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूं और शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ मटीरिया मेडिका में प्रोफेसर हूं। बस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, पाइल्स, फिशर या फिशुला, ये क्या होता है? अभिषेक जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को एक साथ ले लिया। ये इसलिए आपको धन्यवाद बोलूँगा। अगर केवल पाइल्स की बात होती है और अगर केवल फिस्टुला की बात होती है या फिशर की बात होती है तो हम मरीजों से जाति कर देते हैं। कोई मरीज फिस्टुला से पीड़ित होता है, जी। कोई फिशर से पीड़ित होता है और कोई पाइल्स से पीड़ित होता है। कई लोगों में फिस्टुला और पाइल्स कभी कभी एक साथ भी मिल जाते हैं। अब ये तीनों परेशानियां मलाशय के या मलद्वार के आसपास ही होती हैं सबसे ज़्यादा, और इनके कारण लगभग एक ही होते हैं होने के। तो जी। इनके बारे में अगर एक साथ चर्चा की जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर केयर हो रही है तो तीनों चीज़ों की एक साथ में हो जाती है और जानने वाले जिसको भी अगर हो रही है तो उसके समझ में आ जाएगा रूपरेखा कैसी होती है। तो मैं सर्वप्रथम मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा मरीजों की भाषा में या सामान्य व्यक्ति की भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ कि पाइल्स क्या होता है, फिशर क्या होता है और फिस्टुला क्या होता है, जो जो आसानी से उसको जी। श्रोता कैच कर लेंगे और उसकी अगर हो तो केयर कर सकते हैं या संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। देखिए पाइल्स पाइल्स एक तो वेन्स होती हैं जो खून का संचार को, जो मलाशय को जो खून का संचार हो रहा है उससे जो यूज ब्लड होता है वो हार्ट के लिए वापस जाने का काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल सके। तो जब मोशन आदमी को कॉन्स्टिपेशन अगर रेगुलर रह रहा है, कब्ज बराबर उसको बनी हुई है, तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है और रेगुलर अगर लगानी पड़ती है तो वहाँ की जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं वो थोड़ी सी कंप्रेस होना चालू होती है, उन पर दबाव पड़ता है। तो धीरे धीरे वहाँ पर छोटी सी गठान बनना चालू होती है या गठान बनने के बाद ब्लीडिंग होना चालू होती है। कई बार उसकी वजह से हार्ड स्टूल की वजह से छिल जाता है तो ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तो अगर वहाँ पे कोई घाव बना है तो नेचुरली वहाँ पे छोटा सा स्कार बनेगा या छोटी सी गठान बनेगी, जी। तो वहाँ पे उसको पाइल्स बोला जाता है। ठीक। अब ब्लीडिंग अगर हुई है तो ब्लीडिंग पाइल्स कहलाता है, और अगर ब्लीडिंग नहीं हुई है तो गठान जैसी बन गई है तो वो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहलाता है, जिसको बादी वाला बोल देते हैं लोग। जी। और दूसरा, अगर फिशर की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब आप लेटरिन में ताकत लगा रहे हैं, जबकि वो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जी। हमारी दिनचर्याएं कुछ ऐसी हैं जिसमें ताकत लगाने की जरूरत पड़ जाती है। हार्ड स्टूल होता है तो वो मल द्वार को रगड़ खाता है, रगड़ वहाँ पे रप्चर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है वहाँ पे या कट फट जाता है उसकी वजह जी। से, तो वो फिशर कहलाता है। अब फिस्टुला कारण यही हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फुंसी जैसा बन जाता है। कभी कभी हाथ लगाने से, नाखून लगने से वो छिल जाता है या किसी भी वजह से छिल जाएगा, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। और अगर लंबे समय तक चल रहा है तो मवाद भी आने लग जाती है, क्योंकि वो घाव का रूप ले लेता है। तो कभी वो बंद होता है, कभी वो खुलता है, कभी बंद होता है। तो इस तरीके की शिकायत अगर आपको मिलती है तो वो फिस्टुला कहलाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को जब ये बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले वो घरेलू उपाय करते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए घरेलू उपाय तो आप कर लीजिए, लेकिन घरेलू उपाय अगर आपको परेशानी हो गई है तो वो समाधान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किसी बीमारी का रूप ले लिया है अगर आपके शरीर के अंदर, तो घरेलू उपचार आपको उसमें आराम परमानेंट नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि जब भी कोई बीमारी आई होती है जी, या उसका कोई आरंभ होता है शरीर में, तो हम छोटी उसकी जो छोटी छोटी चीजें होती चली रहती है शरीर में, तो हम उनका घरेलू उपचार ही करते करते रहते हैं। भाई, अगर स्किन पे कोई छोटा मोटा हो गया है, आप गिर गए हो, माथे पे चोट लग गई, तो हल्दी लगा लीजिए, दादी माँ के नुस्खे काम कर जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन दादी माँ के नुस्खे, कोई बीमारी जब अपना रूप ले लेती है, उस समय में दादी माँ के नुस्खे काम नहीं करते। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि घरेलू नुस्खे उपयोग ना करके आप संबंधित व्यक्ति से संपर्क, चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि वो आपको प्रॉपर रूप से समझा पाए और तरीके से आपको ठीक कर पाए और ठीक रहने के तरीके बता पाए आपको। डॉक्टर साहब, जब ये किसी को बीमारी हो जाए, पाइल्स, फिशर या फिशुला, तो उसे किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो होने के बाद तो सब कुछ हो ही जाता है, लेकिन सर्वप्रथम ये सब चीजें ना हो, ये किसी व्यक्ति को हो सकती जी, है। आपको एक दिनचर्या अडॉप्ट करनी चाहिए जो 24 घंटे होती है। 6 घंटे आपके रात को सोने में जाते हैं, 6 घंटे आराम से सोने में निकाल लीजिए। और उसके बाद में दिन भर में सुबह से उठते साथ आपकी दिनचर्या 2 गिलास पानी से शुरू होनी चाहिए। और दिन भर में 4 लीटर पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए। सुबह उठते साथ 2 गिलास, जैसे 6 बजे आपका सुबह 2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद में आप 3 बोतल बना लीजिए। 1 लीटर पानी 6 बजे से 12 के बीच में बराबर लीजिए। फिर 12 से 5 के बीच में 1 लीटर पानी पीजिए। 5 से रात को 11 के बीच में 1 लीटर पानी पीजिए। रात सोने के पहले 1 गिलास पानी। आप ये करना चालू कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी हल होना चालू हो जाएगी। हर घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहेंगे, गैस एसिडिटी की समस्या हल होना चालू हो जाएगी। और सवेरे जब आपने पानी पी लिया है, फ्रेश हो लिए हैं, तो 6 बजे घूमने के लिए निकल जाइए। 1 घंटा बढ़िया वॉक करके आइए, क्योंकि बाहर जब जा रहे हैं तो आप प्योर ऑक्सीजन लेके आएंगे और शरीर का सर्कुलेशन ठीक करके लौट के आएंगे। जी, इसके बाद पानी आपने चालू कर ही लिया है, फिर 9 बजे आपके नाश्ते का टाइम होना चाहिए। बढ़िया पेट भर के नाश्ता करिए। और रात का खाना 7 बजे तक। 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति अडॉप्ट कर लेता है, तो उसको ये सब परेशानियां हो जाएं, उसकी संभावना नहीं है। नहीं तो प्रायोरिटी बेस में हर किसी का काम आ गया, नाश्ता गायब कर दिया आपने। रात के खाने में और दिन के खाने में वैसे ही सबसे लंबा समय होता है। किसी ने 8 बजे खाया, सुबह 9 बजे खाया, 12 घंटे का अंतर हो गया। जी, और दिन के 12 घंटे के अंदर हम 3 बार भोजन कर लेते हैं। और रात सुबह पेट बिल्कुल खाली रहता है। अब आपने नाश्ता स्किप कर दिया, हमें तो काम करना है, बहुत बिजी हूँ, 8 बजे, जी। 8:30 बजे निकल गए आप, 9 बजे निकल गए, फिर रात तक आपको भोजन ही नहीं मिला, या 2 ढाई 3 बजे 4 बजे, तो रात 9 बजे से खाया हुआ भोजन आपके दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे तक, तो 2 बजे तक तो नहीं चलने वाला है आज। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में डाइट तो आपने बहुत अच्छी बताई। डाइट में क्या लेना चाहिए और डाइट में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? ये क्षमा प्रार्थी हूँ, फोन बंद करना कोई बात नहीं भूल गया डॉक्टर। था। तो देखिए, डाइट अभी मैंने बताई कि डाइट जो है, प्रातः से पानी 4 लीटर प्रतिदिन पेट में जाना चाहिए। इसके बाद में बढ़िया खाने में आप हरी सब्जियां रेगुलर डाइट में डालिए। फ्रूट्स रेगुलर डाइट में होना चाहिए। सलाद आपके रेगुलर डाइट में होना चाहिए। और ऐसा भोजन जो पाचक हो, वो भोजन आप रेगुलर अपनी डाइट में डालिए। अगर ये आपने डाला है, तो वो शरीर के लिए और पेट के लिए वो फेमिलियर होता है, वो उसका दोस्त होता है। खाने में नॉनवेज कम से कम करिए। भटा, बैगन, भिंडी, ये जो जी, बादी चीज़ें होती हैं, इन सबको आप अपनी डाइट में से कभी कभार ठीक है, लेकिन रेगुलर डाइट में से इन सबको खत्म कर दें। जब किसी परेशानी से पीड़ित हैं इस तरीके की, तो उस समय तो ये सब चीज़ें खाने में आपके होनी चाहिए। भटा, बैगन, भिंडी और इस तरीके की जो भी चीज़ें, वो आपके उसमें डाइट में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पाइल्स क्या एक जानलेवा बीमारी है? देखिए, जानलेवा तो सड़क पे चलना भी है ना। तो देखिए, पाइल्स, फिस्चुला और जो ये फिशर है, फिशर। ये जानलेवा तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन में फिस्टुला अगर डीप सीटेड होता जाता है, गहरा होता है, तो ये बड़ा रूप ले सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। पाइल्स अगर रेक्टम में हो रहा है, वो अगर उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, तो वो बड़ा रूप ले सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ केस ऐसे मिले हैं जो वो कैंसर में कन्वर्ट हुए हैं। तो दिनचर्या को अगर आपने व्यवस्थित कर लिया है, और अगर होने के बाद, तो फिर तो केयर ही एक साधन रह जाता है। लेकिन अगर आप भविष्य के लिए जागरूक हैं, तो बाकी सब चीज़ों को आप दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, तो सब चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। डॉक्टर साहब, क्या
डॉक्टर साहब, क्या पाइल्स कैंसर का भी रूप ले सकता है? देखिए, हाँ, पाइल्स में होने की संभावना होती है ना? क्यों? क्योंकि क्या होता है, पाइल्स अंदर रेक्टम के अंदर होता है, और क्या है कि अगर वो बड़ा हो गया है तो नेचुरल है कि स्टूल रेगुलर उसके आसपास बड़ा हुआ रहता है। तो वो अगर साइज उसका बढ़ता जा रहा है और ब्लीडिंग की टेंडेंसी अलग से अगर बनी हुई है उसके अंदर, तो बायोप्सी वगैरह करने में टेस्ट में उसके अंदर कैंसरस कभी कभी सेल्स पाए जाते हैं। जी। और अगर ऐसे सेल्स पाए जाते हैं तो उसके फैलने की संभावना होती है, और नहीं अगर वो गठान में अगर बदल है, सिंपल अगर बिनाइन है, तो वो ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। क्या होम्योपैथिक दवाई से इसका इलाज संभव है? देखिए, होम्योपैथी दवाई से सभी बीमारियों का इलाज संभव है। तो मैंने सबसे पहले दिनचर्या आपको बताई, अगर दिनचर्या आपने व्यवस्थित करके रखी हुई है तो पहली बात तो वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो गया है तो होम्योपैथी में इसका फिशर का, फिस्टुला का और पाइल्स का परमानेंट क्योर संभव है, पूर्णतः निदान इसका हो जाता है। यहाँ तो बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं अभिषेक जी। जी। यहाँ पे कोई भी बीमारी लेके आता है तो बोलता है होम्योपैथी पहले बढ़ाती है क्या? जी। भाई, अगर होम्योपैथी पहले बढ़ाएगी, अगर कैंसर को भी बढ़ाना चालू कर देगी, तो मेरी क्लिनिक से डेड बॉडियाँ निकलना चालू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। हम्म। क्योंकि क्या होता है, होम्योपैथी समान से समान की चिकित्सा करती है। इसका सिद्धांत ही है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। मतलब जो हमारी दवाइयों के लक्षण होते हैं वही लक्षण बीमारियों में पाए जाते हैं। जो आप हमें लक्षण देते हैं वही लक्षण की दवाई हम आपको देते हैं। तो होम्योपैथी जिस पोटेंसी से रोज से हम शुरू करते हैं, तो वो उन सिम्टम्स को धीरे धीरे खत्म करना चालू करती है। और जैसे जैसे वो सिम्टम खत्म होते जाते हैं वैसे वो बीमारी खत्म होती जाती है। तो होम्योपैथी जो प्रूव होके आई है, जी। वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जितनी चिकित्सा पद्धति हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो भी चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी में जो भी दवाइयाँ अप्रूव होती हैं वो चूहे, मेंढक, खरगोश पे होती हैं, जी। जो कि अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको क्या हो रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन पे होता है वही आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। डॉक्टर मरीज जो बता रहा है उसका एलोपैथी में कोई संबंध नहीं है। एलोपैथी का डॉक्टर पैथोलॉजी वाले का मोहताज होता है, रेडियोलॉजी वाले का मोहताज होता है, और जितनी भी उनकी डायग्नोसिस की पद्धतियां हैं, जी। एलोपैथी के डॉक्टर उसके मोहताज होते हैं। जब वो रिपोर्ट देंगे तब वो इलाज करेंगे। होम्योपैथी सिम्टोमेटिकली बेस है। जो आप बताते हैं वही लक्षण हमारी दवाइयों के वो क्यों हैं? क्योंकि एक अकेली संसार में चिकित्सा पद्धति है जो हेल्दी व्यक्ति पे दो पांव पे चलने वाला, जो स्वस्थ है, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसके ऊपर प्रूव की गई है। मतलब आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रूड फॉर्म में वही दवाई पहले एक स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है जी। और टाइम तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फिर वो बताना चालू करता है कि मेरे को क्या क्या लक्षण उस दवाई के देने से हो रहे हैं। जी। फिर उसको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। वो जितने सिम्टम दे देता है उसको नोट कर लिया जाता है। फिर जब उसके सिम्टम आना बंद हो जाते हैं उसके बाद में उसको वही दवाई पोडेंटाइज फॉर्म में दी जाती है। फिर उसको वो ये बताना चालू करता है मेरा ये ठीक हो रहा है, मेरा ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। इस तरीके से हमारी दवाई होम्योपैथी अस्तित्व में आती है। तो हेल्दी ह्यूमन बींग से हमारी दवाइयाँ सारी की सारी प्रूव होती हैं, तो उन्हीं को उपयोग करने में काम करते हैं। तो ये दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि दो पाँव में चलने वाले व्यक्ति पे ही काम कर रही हैं, जी। ये जानवरों पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि हम ऑब्जर्व जब हम बोलने वाले का इलाज कर लेते हैं, जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, जो उसकी स्थिति में आती हैं, तो वही जानवरों में भी ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जी। मैंने बहुत सारी जानवरों को दवाइयाँ देखी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे, मेरे दर्शकों से कहूँगा कि आपके पास अगर कोई कुत्ता वगैरह हो तो आप मुझसे होम्योपैथी की दवाइयाँ उसकी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसको भी आसानी से 10 गोलियाँ खिला सकते हैं आप। और अगर लिक्विड फॉर्म में दिए तो 10 बूंद आप उसके मुंह पकड़ के टपका भी सकते हैं, जी। उसकी सारी परेशानियाँ ठीक होंगी। डॉक्टर साहब, अगर इस बीमारी में किसी को ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाए, ऑपरेशन या सर्जरी के लिए बोल दिया जाए, तो भी क्या उसका इलाज संभव है होम्योपैथिक में? ये देखिए, ऑपरेशन को तो सबसे पहले आप उसकी आरंभिक अवस्था को समझिए। ऑपरेशन सबसे आखिरी होता है। मतलब एक ऑप्शन में अगर देखा जाए इलाज के, तो ऑपरेशन सबसे आखिरी होता है। ऑपरेशन तक केस पहुंचे ही क्यों? जी। भाई, सर्जरी वाला जब आया है मेरे क्लिनिक में आ गया, मैं होम्योपैथी वाला हूं, तो मैं भी उसको सर्जरी के लिए ही बोलूंगा जाके कराइए। लेकिन व्यक्ति सर्जरी तक पहुंच क्यों रहा है? भाई, सर्जरी तक पहुंच इसलिए रहा है कि वो अपनी बीमारी के लिए अवेयर नहीं था। बिल्कुल सही बात। उसको बहुत बार बताया गया,
लेकिन वो तब भी नहीं समझा। और कुछ ऐसे हैं जो अवॉइड करके ही चलते हैं, जी, क्या जो होगा देखा जाएगा। जी, तो जो होगा देखा जाएगा नहीं। कुछ बीमारियां तो आपको समय देती हैं, कुछ बीमारियां आपको समय ही नहीं देती हैं, आपको डॉक्टर के पास तक जाने का समय नहीं देंगी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वो समय पे होती हैं, जैसे हार्ट अटैक को देखेंगे तो हार्ट अटैक रात को 12 के बाद ही देखने में आता है 99%। जी, अब उस समय में और मुश्किल से 30 सेकंड व्यक्ति को होता है जिसको हार्ट अटैक एक्चुअल हुआ है, उसके बाद 30 सेकंड ही होता है, इससे ज्यादा का समय नहीं होता। जी, उसको बोलने का समय ही नहीं होता उसके पास। वो ये छाती पे हाथ रखेगा, जमीन पे गिरेगा और जय सिया राम, उसका हो जाता है। लेकिन कोई बीमारी वहां तक पहुंचे क्यों भाई, आपका शरीर है, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि छोटे छोटे सिम्टम जो आपको बचपन से नहीं मिले, वो आपको मिलना अगर शरीर में चालू हो गए हैं, तो उनको आप संबंधित व्यक्ति के पास लेके जाइए ना। मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तब वो आपको उस समय केयर बता देगा। क्योंकि जी, संबंध व्यक्ति बहुत सारी दवाइयां हो सकता है उस समय ना दे, लेकिन आरंभिक है, लेकिन आपकी दिनचर्या में सुधार तो वो कर सकता है। तो आप सुधार कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन तक आपको जाना नहीं पड़ेगा और सर्जरी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। भाई बाईपास इसी कारण होती है। जी, क्यों? क्योंकि आप अवॉइड करते चले आ रहे हैं, आज मेरे पास समय नहीं, आज समय नहीं। आप काम कर लीजिए, धंधा कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए। अरे भाई वो पैसा इलाज में जाए, सही बात है। सारा पैसा उसी में जाता रहे, तो ऐसी दिनचर्या का और ऐसे काम का मतलब क्या है? भाई सबसे पहले अपने शरीर के लिए आपके पास 1 डेढ़ घंटा होना चाहिए, भोजन आपका समय पे होना चाहिए, और बाकी चीजें आप व्यवस्थित करके चलिए, काम करते रहिए। काम के लिए कौन मना करता है? कोई परेशानी सदैव तक जाए इसका कोई भी कारण नहीं है। अगर आप लापरवाह हैं, आप चीजों को अवॉइड करके चल रहे हैं कि यार कुछ नहीं है, देख लेंगे, देख लेंगे तो ऊपर वाला समय इसका नहीं देता है, आपका शरीर इसका समय नहीं देता है। जी, आप उससे दिन भर काम ले रहे हैं, आपने ओवरलोड डाल दिया है। आप एक कार खरीद लेते हैं, 20 लाख की कार, हर 3 महीने में सर्विसिंग कराने पहुंच जाते हैं। सही क्यों बात पहुंच जाते हैं? क्योंकि आपने भुगतान किया इसलिए। अरे ऊपर वाले ने क्या फ्री में जन्म दिया है? सही बात है। ऊपर वाले ने फ्री में जन्म नहीं दिया है। तो इसकी ये वाली कार जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या आपकी व्यवस्थित हो। सिर्फ भोजन डाल देने से शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है। इसको हम जब अगर चला रहे हैं तो इसको चलाने के लिए भी 1 घंटा इसको शरीर को एक्सरसाइज करके दीजिए कि हर हिस्से की इसकी एक्सरसाइज हो जाए। अगर आप वो करा के नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन, युवराज सिंह को कैंसर हुआ, वो रिकवर होके आया। जी, और भी खिलाड़ी हैं वो रिकवर होके आए, क्यों होके आए? क्योंकि उनने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना अपना सॉलिड बना के रखा हुआ है कि उनकी परेशानियां भी उनको सहयोग कर रही हैं। वो भले स्विट्जरलैंड जाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति स्विट्जरलैंड जा सके। लेकिन सही बात। वो मौसम आपको भोपाल में मिल सकता है, इंदौर में मिल सकता है, जबलपुर में, हर जगह मिल सकता है। कि हरे, क्या हरे पेड़ कहीं नहीं है क्या? प्योर ऑक्सीजन कहीं नहीं है भाई? लेकिन अगर आप सुबह से अगर आप लगे हुए हैं तो नेचुरल सी बात है, शरीर को अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो ये आपको 100 साल की जीवन देगा और स्वस्थ वाला देगा। सर्जरी जरूरी नहीं होती है, लेकिन अब मजबूरी होती है, तो मजबूरी से आपको बचना चाहिए। दिनचर्या 1 घंटा सवेरे दीजिए, पानी 4 लीटर दिन भर में पीजिए, रात का खाना 7 बजे तक निपटा लीजिए। जेएनयू की तारीफ करूंगा, उनका जो सिस्टम है, अंतव जो आया है, वो संसार का सबसे बढ़िया और साइंटिफिक सिस्टम है। जी, सुबह 7 बजे उठते साथ उनको भूख लगती है, 7 बजे वो भोजन कर लेते हैं, 7 बजे उनका नाश्ता हो जाता है, 6 बजे मंदिर जाके अक्षत चढ़ा के आ जाते हैं, जी, सही बात है। वहां उनकी पूजा हो गई। आते साथ वो अपना भोजन करते हैं, पहला भोजन उनका हो जाता है, दोपहर में 12 बजे कर लेते हैं, और शाम को 5 बजे सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेते हैं। उनके घरों में कॉम्प्लिकेशन मिनिमम मिलेंगी। ये खैर मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोल रही हैं और रिसर्च मानती हैं वो सबसे अच्छा सिस्टम है। भोजन का, पानी, ये 3 चीजें कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में किस तरीके की एक्सरसाइज करना चाहिए जो उसके लिए फायदा करे? देखिए, जब पाइल्स हो गए हैं जी, उस समय तो इलाज की जरूरत होती है। अगर जी, हो गए हैं तो उस समय इलाज की जरूरत होती है, उसी साथ दिनचर्या की जरूरत होती है। जब आप कंफर्टेबल महसूस करना चाहें तो 1 घंटा जो आसानी से आप कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉक होती है। जब से आदमी ने पाँव पर चलना सीखा है, तब से वो चल रहा है। कोई ज्यादा चल रहा है, कोई कम चल रहा है,
और जब बच्चा चलता नहीं है, देरी करता है, तो सबसे ज्यादा परेशान आप हो जाते हैं कि वो चल क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर के चक्कर तब लगाने लग बिल्कुल सही जाते हैं, बात। अरे कोई बच्चा जल्दी चलता है, कोई देर से चलता है, आप उसको भी नहीं कर पाते। तो फिर जब ऊपर वाले ने सिस्टम आपको दिया हुआ है, तो इसको आप अडाप्ट क्यों नहीं कर रहे? 1 घंटा प्रतिदिन केवल चलिए। आप बोलते हैं कि महिलाओं से बात कर, तुम्हारे हम तो दिन भर काम करते हैं, दिन भर चलते हैं। ठीक है साहब। एक बोलता है कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ, दिन भर चलता हूँ। भाई देखिए, जिस समय आप सुबह घूमने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, तो आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, आपको तनख्वाह प्राप्त होगी, हेल्थ वहां पे नहीं मिलेगी। महिलाएं दिन भर घर में काम कर रही हैं, घर वालों को भोजन मिलेगा, अपने लिए भोजन बनाएंगी, संतुष्टि प्राप्त करेगी, मैंने सबकी सेवा कर ली। हेल्थ वहां पे इंक्लूड नहीं है। आप जो काम जिस चीज के लिए करने जाएंगे, वो चीज आपको प्राप्त होगी। आप 1 घंटा सुबह देते हैं तो हेल्थ मिलेगी। जी। और अगर आप दिन भर घूमते रहिए, आप 7 घंटे काम करने के बाद ऑफिस में तनख्वाह पाते हैं, करते रहिए भाई। लेकिन जिस समय वहां जाते हैं, घूमने 1 घंटे के लिए जाएंगे या एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो आप प्योर ऑक्सीजन लेके जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी वेस्ट डिपॉजिट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर करेंगे। सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, पानी का इंटेक आप कर ले रहे हैं, तो पानी जब आप बढ़ा रहे हैं, तो आपका यूरिनेशन बहुत बढ़िया होगा। यूरिनेशन ऊपर वाले ने इसलिए दिया है कि ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी शरीर में जमा हो रही है, वो पास आउट हो। लेटरिन एक बार आप जाते हैं, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो लेटरिन में पास होता है। अगर जी। आप पानी पी रहे हैं, समय पे भोजन कर रहे हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सवेरे मोशन आपका बहुत बढ़िया आराम से होगा। ये 3 चीजें जो कर रहा है, उसको कोई बीमारी हो, इसकी संभावना कम है। डॉक्टर साहब, एक ज़्यादातर विज्ञापन देखा है कि ये बीमारी पाइल्स फिशर फिशुला 3 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी, क्या ये सही है? साहब देखिए, विज्ञापनों पे तो देश चल रहा है, लेकिन क्या हर चीज में विज्ञापन फॉलो नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, कुछ आयुर्वेद में या इसमें एक क्षार सूत्र बोला है। तो क्षार सूत्र में, क्षार मतलब नमक या जो भी होता है, उसका भीगा हुआ धागा पाइल्स के ऊपर बांध देते हैं। जी। जब उसमें वो बांध देते हैं, तो 3 दिन के अंदर वो गल के वो जो बाहर निकला हुआ है, वो चला जाता है। ठीक है, आपने 3 दिन में उसको ठीक कर लिया, लेकिन जो बाकी दिनचर्या जो है, वो तो मरीज को ही मेंटेन करनी होगी। अगर दिनचर्या मेंटेन हो जाए, तो पाइल्स होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन वो जो करते हैं, उसके अंदर फिशुला और फिशर वाला इलाज नहीं है। देखिए, फिशर को इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते, लेकिन परेशानियां उसी तरीके की होती हैं। फिशर में जो क्रैक है, वो आराम से ठीक हो जाता है, और जल्दी जी। ठीक हो जाता है, दोबारा रिपीट भी नहीं होता, क्योंकि आदमी जागरूक हो जाता है। लेकिन एक ही जगह पे होती हैं, इस कारण तीनों की अपन ने चर्चा करी। तो विज्ञापनों पे ना जाएं, क्योंकि विज्ञापन तो विज्ञापन होते हैं। विज्ञापनों में अधिकतर वो चीजें बिकती हैं जो डॉक्टर पर्चे पे प्रिस्क्राइब करता ही नहीं जी। है कि नहीं। अब आपने सर्दी जुकाम में बार बार आप अमृतांजन, बार बार आप विक्स और पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, लेकिन आपने वो नहीं देखा कि आप जब दिन भर जब नाक बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो विक्स और अमृतांजन ही निकलता है उसमें से। अब आपने देखा है कि स्टीम में आपने विक्स डाल ली और अमृतांजन डाल लिया, आपने स्टीम इनहेल कर ली, तो जब जब तक वो गर्म है, तब तक तो आपको ठीक लगता है। लेकिन जब आप इनहेल करना चालू कर देते, नॉर्मल हवा वेदर में आए, तो आपको खांसी जुकाम सब कुछ होना चालू हो जाता है। वो खांसी लंबे समय तक बढ़ती चली जाती है, जी। क्योंकि वो अंदर से निकली नहीं, वो उसके साथ वहीं के वहीं सप्रेस होती जाती है, जमती जाती है। पुराने लोग कहते थे, इलाज कर लो तो 7 दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं करोगे तो भी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। ये सब चीजें अडाप्ट करने से तो अच्छा है कि 7 दिन ना करें, 7 दिन में वो अपने आप ही ठीक हो जा रही है। तो सर्दी जुकाम आजकल अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, लंबी लंबी एलर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जी। क्योंकि वो सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी प्रक्रिया ना अपनाया करें कि घरेलू नुस्खे और ये सब और विज्ञापन, विज्ञापन पे अगर इलाज हो रहे होते, तो ये सारे अस्पताल और सारे डॉक्टर्स तो घर बैठ गए होते ना, काम ही नहीं कर पाते, और बिल्कुल जैसा सही बात। सर्जरी सारी खत्म हो गई होती। तो इस तरीके की चीजें ना अपनाएं तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक थेरेपी बोला जाता है कि जब आपको पाइल्स फिशर या फिशुरा हो जाए, तो गर्म पानी में आप टब में उसमें थोड़ा बैठें, तो क्या ये सही है? नहीं, ये चीज ठीक है। क्या होता है, जब भी फिशर फिशुला और पाइल्स होती है, तो उसमें पेन जो होता है, वो पेन वहां पे सूजन वगैरह की वजह से होता है, कि वहां पे सूजन आ रही है। जी। तो जब आप गर्म पानी में बैठते हैं, तो उस समय में सूजन थोड़ी सी वो कम होती है, और वहां की सिकाई हो जाती है। तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। एक बार 2 बार बैठेंगे तो कम से कम वो सूजन आपकी थोड़ा जल्दी उतर जाएगी, और दर्द में थोड़ा सा आराम बना रहेगा। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सवाल और पूछूंगा मैं डॉक्टर साहब कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे पाइल्स है या फिशर है या फिशुला है?
अब नॉर्मल आदमी को सबसे आराम से, जब पहले अभी डिफ्रेंशिएट किया था तीनों चीज़ों को, वही वाले लक्षण दिखाई देते हैं कि लेटरिन में अगर ब्लीडिंग आ रही है तो वो किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन आपको संपर्क करना चाहिए। जी नामकरण उस बीमारी का तो डॉक्टर ही करके देगा या जांचें करके देने वाली हैं। जी फिस्टुला, आपको इस तरह का सिम्टम मिल रहा है कि मवाद आ रहा है, सब छेद जैसी है, या एनस के आसपास हमें एक छोटा सी फुंसी सी हो गई है, तो वो फूटेगी, मवाद आएगा, पस आएगा और ब्लीडिंग होगी, ये सारी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप बताइए, आप जब लेटरिन करने जा रहे हैं, जब धोते हैं, उस समय में क्रैक सा मिल रहा है, आपको फील हो रहा है आपको उंगलियों में, तो आपको एक अनैतिक स्थिति निर्मित हो रही है। जी तो जब भी अनैतिक स्थिति शरीर में कहीं भी निर्मित हो, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, संबंधित व्यक्ति से संपर्क करिए, ताकि वो उस दवाई का नाम, उस बीमारी का नामकरण तो करे, कि कम से कम पता तो रहे कि मुझे क्या हो रहा है। जी और आजकल तो गूगल बाबा है। जी, अब सही वो बात। वैसे ही आजकल हर किसी के पास मोबाइल डाल के आदमी खुद ही पता कर लेता है। आजकल तो 99% मरीज ऐसा आता है जो अपनी बीमारी का नाम लेके ही आता है। जी हमें तो बस कंफर्म करना पड़ता है कि सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है बिल्कुल सही। व्यक्ति। तो हमारा काम आजकल मरीज ने आसान ही किया है। जी, ये एक आम बीमारी क्यों हो गई है? मतलब ज्यादातर लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, आरंभ से ही बार बार बोलता चला आ रहा हूँ कि काम को आजकल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बना लिया गया है। सुबह से उठने के बाद अपने कामों में पहले लग गए, शरीर प्रायोरिटी बेस पे नहीं आ रहा है। दिन भर की दिनचर्या समय पे नहीं, कोई भी दिन भर सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या होनी चाहिए शरीर के लिए, वो अडॉप्ट कोई भी नहीं कर रहा है। पहले ही बताया, सुबह से लेकर रात तक में 4 लीटर पानी पेट में पानी डालें, 1 घंटे कम से कम घूमने के लिए जाए, उसके बाद में भोजन रात का कम से कम 7 बजे तक निपटा ले आदमी। सोने और रात के खाने में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कि भाई मैं तो 12 बजे दुकानें बंद करता हूँ, 12 बजे ऑफिस बंद होता है, भाई तो 2 टाइम का लंच, एक लंच ले जाओ, डिनर ले जाओ ना, 7 बजे डिनर करके काम करते रहो ना। क्या दिक्कत है भाई? 7 बजे खाना खा के काम करो, फिर 2 बजे तक काम करो, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन अब आप 11-12 बजे आके ही खाना खाओगे, तो बीमारी आपको नहीं होंगी तो किसको होंगी? क्योंकि खाना तो आपकी आंतों में ही डाइजेस्ट होना चालू हो गया, वो बिल्कुल पेट सही। में जा ही नहीं, इधर खाना खाया उधर सो गए, तो आंतों में लेके खाना पचाओगे आप। और सारी की, जिस समय डाइजेशन चलता है उस समय सारी एनर्जी पेट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सर्कुलेशन सारा आपको दिक्कत करता है, भाई ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो गया, सारे ऑर्गन में सर्कुलेशन कम हो गया, सारी की सारी एनर्जी आपकी पेट की तरफ लगी हुई है, वो डाइजेशन में लगी हुई है। तो बीमारी किसको होगी? जो दिनचर्या अपनी रूटीन मेंटेन नहीं करेगा। आप दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि जिसको है वो इलाज के लिए संपर्क है, जिसको नहीं है वो कम से कम अपने आप को बचा के तो चले। 4 लीटर पानी दिन भर में पीजिए, सुबह से लेकर रात तक में। 1 घंटे घूमने के लिए जाइए, सुबह का घूमना सबसे ज्यादा है। जी आज तक आपने इंटरनेशनल खिलाड़ी देखे होंगे, सब सुबह एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल। 4 बजे सुबह करेंगे, 8 9 10 बजे 11 बजे तो बढ़िया खेलेंगे। 1 घंटा 2 घंटा वो सुबह में ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठे हैं आपके शरीर में एनर्जी फुल, उस एनर्जी को बर्न करिए सुबह एक्सरसाइज करके, तो शरीर नई एनर्जी बनाएगा, आपका खाया पिया शरीर को लगा के देगा, और नई चीज की इच्छा होगी कि मैं ये भी खा लूं। अब आप 9 बजे सो के उठेंगे तो नाश्ता आपका 12 बजे में कन्वर्ट हो गया, लंच आपका 4 बजे में कन्वर्ट हो गया, डिनर आपका रात के 2 बजे में कन्वर्ट हो गया, तो आप हेल्थ की कल्पना कहाँ से करेंगे? सही बात। तो अनुरोध है श्रोताओं से कि आप सबसे दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, जैसी बताइए इसको करिए। और अगर नहीं है बीमारी तो बीमारी नहीं आएगी, है तो कम महसूस होगी, ज्यादा है तो आप बराबर संपर्क करिए। आप धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से पाइल्स, फिशर, फिशुला जैसी बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को ये बीमारी है तो ये वीडियो उनके काम का है। और अगर इस के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी लिंक में डॉक्टर साहब का नंबर दिया हुआ है, आप डॉक्टर साहब से संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।